दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जवाहर भवन में है। इस हॉल के अंदर 2 दिन का सेमिनार चल रहा है। ये सेमिनार है देश के मेडिकल सेक्टर को लेकर, यानी स्वास्थ्य को लेकर। यह सेमिनार में ये बात की जा रही है या समझाया जा रहा है कि किस तरीके से देश में 2 तरीके का मेडिकल सेक्टर बढ़ता जा रहा है। एक सरकारी मेडिकल सेक्टर है जिसमें देश की 90% लोग इलाज के लिए जाते हैं, यानी वो लोग जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, जहां हम सबको पता है सर्दी जुकाम जैसे इलाज के लिए भी मोटी रकम ली जाती है। एक तरफ हमारे देश में लगातार मेडिकल सेक्टर में 3-4 सालों में केंद्र बजट में अधिक पैसा लगाया गया है और ये बताया जा रहा है कि मेडिकल सेक्टर को हम मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन लगातार कई खबरें आई हैं कि ग्रामीण इलाकों में लोग बेइलाज मरने को मजबूर हैं। आप दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल, एम्स अस्पताल के बाहर जाकर देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं ताकि वो डॉक्टर को दिखा पाएँ। दिखाने तो दूर की बात है, वो उस दिन एंट्री करवाना चाहते हैं ताकि वो डॉक्टर की लाइन में लग पाएँ। उसके लिए भी वो कई-कई घंटे लाइनों में लगे रहते हैं। फिर ये जो पैसा लग रहा है, वो कहाँ लग रहा है और लोग क्यों बेइलाज मरने को मजबूर हैं? इन तमाम सवालों को लेकर विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और इन सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। एक तरफ हम देखें, हमारे देश में मेडिकल सेक्टर को सुरक्षित रोजगार का एक साधन माना जाता है और ख़ासकर उसमें नौजवान जाना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम देखें मेडिकल सेक्टर में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है, तो क्या वहाँ नौजवानों का रोजगार सुरक्षित है या उनका भविष्य सुरक्षित है क्या सर? नहीं, एक्चुअली अभी आप देखोगे तो तमिलनाडु में अभी रिसेंटली भी एक न्यूज़ आया है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स यंग ग्रेजुएट्स जो उसमें फर्स्ट जनरेशन का काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, उनको नौकरी भी नहीं मिल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो जाके काम कर रहे हैं 25,000 30,000 का। उनका वो लाइफ़स्टाइल के वजह से और उनका जो सिटी लिविंग कॉस्ट के वजह से उसको वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे और इसलिए काफ़ी लोगों ने गिग वर्कर की तरह भी काम कर रहे हैं। मुंबई के कई सरकारी हॉस्पिटलों का प्राइवेटाइजेशन करने का सरकार ने घोषणा की। इसका बड़े स्तर पे कर्मचारियों ने विरोध किया। ये मुझे समझाइए, प्राइवेटाइजेशन होने से जनता के हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1 दिसंबर का 30 नवंबर का 24 नवंबर को एक औरत है अंजना बाई करके, सफाई कचरा चुनने का काम करती है। उनको हॉस्पिटल सायन अस्पताल में एडमिट किया गया था। सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, मुंबई का मेडिकल कॉलेज है। 7 दिन वहाँ पर थे। 7वें दिन उनको एक जांच करने को बोला। वो जांच, अभी मुंबई में सारी जांच की जो फैसिलिटी है वो प्राइवेट कर दी गई है। तो वो जो जांच जहाँ करने को बोला, वो 12,000 रुपये मांगे उनसे। उन्होंने कहा 12,000 रुपये हम लोग नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला अगर नहीं दे सकते तो फिर पेशेंट को घर लेके जाइए। वो घर लेकर आए, अगले दिन उनकी डेथ हो गई। तो ये जो पूरा पीपीपी का मॉडल है, वो पूरी तरह से जनता की जान लेने का मॉडल है। वो एक क्रिमिनल मॉडल है हमारे हिसाब से, और इसीलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य सेक्टर में निजीकरण कब शुरू हुआ और उसके पीछे मकसद क्या है? स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण को इसे अपने आप में नहीं देखना चाहिए। इसे जो 1980-90 के दशक में से शुरू होकर के हमारे देश में पूरा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का जो दौर चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, यह पहले राजीव गांधी ने आधुनिकीकरण के नाम से चलाया, तो फिर आगे कांग्रेस सरकार ने मनमोहन सिंह के उदारीकरण की नीति के तहत चलाया। तो जिसके तहत सारे
एक-एक करके जो भी जनसेवा थे, चाहे रेल, बिजली जो भी हो, एक-एक करके इनका निजीकरण किया जा रहा है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर पहले कोई सरकारी स्वास्थ्य सेवा की सिस्टम होती थी, तो उसको लगातार उसके ऊपर खर्च ना करके, उसकी पूरी देख-रेख ना करके उसको बिगाड़ा जा रहा है और मैक्स, फोर्टिस, अपोलो ऐसे बड़े-बड़े पूँजीवादी घरानों की प्राइवेट अस्पतालों को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली शहर में देखते हैं कि हमारे सफदरजंग हॉस्पिटल है या एम्स हॉस्पिटल है, उसके सामने हज़ारों की तादाद में लोग हेल्थ की सुविधा लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटलों के गेट पे खड़े होते हैं। ग्रामीण इलाकों में क्या हालात हैं, ये थोड़ा समझाइए हमें। यस, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ व्यारा टापी डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पर 95% 90% आबादी आदिवासी लोगों की है। और आदिवासी जो लोग हैं आज भी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है और ज़्यादातर लोग खेत मजदूर भी है। और डिस्ट्रिक्ट में एक ही सबसे बड़ा जो व्यारा जनरल हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ एक ही है। और वहाँ की जो 10 लाख की आबादी है वो ज़्यादातर लोग यहीं हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन आज गुजरात सरकार, जो गुजरात में जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो 2017 से जो हमारी जो हॉस्पिटल है उसका प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। एक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो एक जो मेडिसिन्स बनाती है, ऐसी कंपनी को ये जो हॉस्पिटल उसको देना चाहती है पीपीटी मॉडल के तौर पर। तो गुजरात में इससे पहले भी जो झायडस हॉस्पिटल है दाहोद डिस्ट्रिक्ट में है और भी बहुत सारी जो हॉस्पिटल उसको प्राइवेट करना चाहती है। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, हम लोगों ने ये सोचा कि अगर ये हॉस्पिटल भी प्राइवेट हो जाएगी तो हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं और भी जो डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले गरीब मध्यम परिवार के जो लोग हैं वो कहाँ जाएगी इलाज के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस नाम से हुक्मरानों ने एक नया स्कीम शुरू कर दिया जो कि निजीकरण ही है। मान लो ये दिखावा दूसरा है कि पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप हो रही है, मगर इसको समझना है कि इसके तहत लोगों के गुस्सा को ठंडा करने के लिए ऐसे दिखाया जाता है कि आप सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाओ और फिर आपको खास सेवाओं के लिए जैसे कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हुआ, एम्बुलेंस, स्पेशल ट्रीटमेंट, अलग-अलग प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए आपको बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाएगा। ये भी देख रहे हैं कि सरकार इतना हर इलेक्शन में वोट लेने के लिए वादा करती है कि हम इतने हॉस्पिटल्स बनाएँगे। अस्पताल के लिए ज़मीन सरकार देती है, सारी सुविधाएँ देती है, मैन पावर भी देती है और फिर उसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाता है। और जिसके ऊपर सरकार की कंट्रोल तक नहीं रहती कि क्या फ़ीस होगा, कि इसमें काम करने वालों की क्या सैलरी दी जाएगी, कुछ नहीं। सब प्राइवेट के अनुसार मैक्सिमम पेशेंट को लूटो और काम करने वाले डॉक्टर नर्स को मैक्सिमम शोषण करो। तो ये है पीपीपी मॉडल। जबकि इसका पैसा कहाँ से आता है? मजदूरों ने ईएसआई स्कीम हो, सीजीएचएस स्कीम हो, आयुष्मान भारत स्कीम हो, सारे स्कीम्स में मजदूरों ने अंशदान दे रखा है, कर्मचारियों ने अंशदान दे रखा है और फिर हर चीज़ के लिए हम टैक्स देते हैं, प्रत्यक्ष टैक्स, अप्रत्यक्ष टैक्स। तो लोगों के टैक्स के पैसे से और कर्मचारियों के अंशदान के पैसे से किसका जेब भरा जा रहा है? बड़े-बड़े पूंजीवादी घरानों का, बड़े-बड़े पूंजीपतियों का जेब भरा जा रहा है। आमतौर से डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाते हैं, या यूं कहें कि मेडिकल सेक्टर में आमतौर से कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे लोगों को रखा जा रहा है। जब उनका ही हेल्थ ठीक नहीं है और बहुत लंबे घंटे के लिए काम करने को मजबूर है, तो लोगों की सुरक्षा वो कैसे कर पाएंगे? आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक मुंबई में और बीएमसी हॉस्पिटल है। उस बीएमसी हॉस्पिटल में आईसीयू में डॉक्टर अभय शुक्ला उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग करी थी। आईसीयू में तकरीबन एक होम्योपैथी डॉक्टर था जिसको अलाउड नहीं है आईसीयू में इंटर करना या ऑपरेट करना, और उसी तरह से एक फ्रेशली ग्रेजुएटेड एमबीबीएस डॉक्टर था। और उस आईसीयू में 3 महीने में 150 लोगों की डेथ हुई है, सब मेडिकल नेग्लिजेंस है। क्योंकि आप जो ये प्राइवेट कंपनीज है जो सरकारी पीपीपी में चल रही है, ये 35,000 रुपये एक आईसीयू के डॉक्टर को देती है, 40,000 रुपये देती है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर आपका 2 घंटे के लिए वो डॉक्टर आता है वो 35,000 रुपये लेता है।
कौन आएगा फिर यहाँ काम करने? इनको डॉक्टर नहीं मिलते, तो ये फ्रेशली ग्रेजुएट एमबीबीएस को लेते हैं, तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर को लेते हैं, जो पूरी तरह से इलीगल है, दोनों ही इलीगल है। लेकिन और उसका जो सारा भुगतान है वो लोग भर रहे हैं, जनता भर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या कि कई मुख्यमंत्री खुलेआम कहते हैं कि हमारे देश के प्राइवेटाइज हॉस्पिटलों को और मजबूत करना है, जबकि उनका काम है सरकारी संस्थानों को, सरकारी हॉस्पिटलों को मजबूत करना। तो आपको क्या लगता है कि इसका विकल्प क्या सरकारी संस्थानों को बनाने की जरूरत है या प्राइवेटाइजेशन को और बढ़ाकर कैसे हो सकता नहीं, है? मतलब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना तो बहुत ही खतरा, बल्कि जहाँ भी प्राइवेटाइजेशन पीपीपी मॉडल फॉलो हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी, वो ज़्यादातर फेल हुए हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मोटिव आ जाता है प्राइवेट का, और वो जो सेवा का जो उद्देश्य है वो ख़त्म हो जाता है। सेवा का जब उद्देश्य ही ख़त्म हो गया और प्रॉफिट आ गया तो वो सारा फेल है। देखिए, जो एक ही विकल्प है वो विकल्प है जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, इसको मजबूत किया जाए, जो आज हम सेमिनार में भी लोग बोल रहे हैं। एक चीज़ और समझाइए, जैसे हम आज़ादी से देखें आज तक जो मेडिकल सेक्टर में, आज तक नहीं 2-3 साल पहले तक मेडिकल सेक्टर में केंद्र बजट का जो पैसा कम लगता था, हाल फिलहाल में 2-3 सालों में वो बढ़ा है। उसके पीछे क्या हेल्थ सेक्टर या जो पब्लिक सेक्टर है उसको मजबूत करने के लिए, या उसके पीछे कुछ और कारण है? पूरे देश का मैं नहीं बोल सकता, मैं हमारे शहर का बोलता हूँ। शताब्दी हॉस्पिटल है, उसको पिछले 10 साल से रीडेवलप किया जा रहा है। 50 हज़ार 100 200 500 करोड़ जितना खर्चा हुआ है। मेडिकल कॉलेज बना है 550 बेड का। ये सारा खर्चा पब्लिक के पैसों से हुआ है। इसको चालू किए बिना उसको प्राइवेट किया जा रहा है। लल्लूभाई कंपाउंड का एक हॉस्पिटल है, पिछले 12 साल से बन रहा है। 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, चालू किए बिना प्राइवेट किया जा रहा है। आप ऐसे मैं आपको 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सायन है, अभी उसको रीडेवलपमेंट के लिए उन्होंने प्रपोजल दिया है, 1500 करोड़ का रीडेवलपमेंट है। मैं आपको आज शर्त से बोल रहा हूँ, जिस दिन उसका रीडेवलपमेंट पूरा होगा उसको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। भगवती हॉस्पिटल है बोरीवली में, आप उस हॉस्पिटल को देखेंगे, वो हॉस्पिटल लगता ही नहीं, 5 स्टार होटल है। सब सरकारी पैसे से उसको बनाया गया, 5 स्टार होटल की तरह बनाया गया। और जब बन रहा था तभी हम लोगों ने कहा था कि ये प्राइवेट होगा, और जैसे ही वो बना है अब उसके प्राइवेटाइजेशन की तैयारी चल रही है। तो ये जो है सरकारी पैसा खर्च होता है, और खर्च इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल बना नहीं रहा है, एक्चुअली हॉस्पिटल अक्वायर कर रहा है सरकारी पैसों से बने हुए, और उससे मुनाफा कमा रहा है। और मैं आपको उदाहरण दूँ तो महाराष्ट्र में एम्बुलेंस सर्विस है, 108 एम्बुलेंस सर्विस, उसका टेंडर निकला था। वो टेंडर जो है वो उप मुख्यमंत्री के बेटे की ट्रस्ट को गया है, बेटे की पहचान वाले ट्रस्ट को गया है। पिछली बार जो टेंडर था 3000 करोड़ का था, इस बार 10,000 करोड़ का है। तो खर्चा बढ़ रहा है, सेवाएं नहीं बढ़ रही है, लोगों का कोई सवाल सुलझ नहीं रहा है। जो पैसा है वो प्राइवेट हैंड में जा रहा है, इसलिए उसका खर्चा बढ़ रहा है। तो बजट में भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। एक बात और समझाइए मुझे, निजीकरण को मेडिकल सेक्टर में या और सेक्टरों में रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आपका संगठन इसके बारे में क्या सुझाव रखता है? क्या समझता है मैम? देखिए, ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन तमाम जो है कई सैकड़ों जन संगठनों, ट्रेड यूनियनों, 300-400 ट्रेड यूनियनों, संगठनों के साथ मिल कर के हर प्रकार के निजीकरण, हर सेक्टर में निजीकरण के खिलाफ संघर्ष में काम कर रहा है। और हम सब निजीकरण विरोधी संघर्षों को एक मंच में लाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने समझाया, ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर का सवाल नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों की पूरी प्लान, इनकी पूरे कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, बड़े सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। इसका मकसद है बड़े-बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियां भरना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और लोगों को खूब लूटना। तो इस संघर्ष को आगे ले जाने के लिए हमारे संगठन का सुझाव है और हमारा यह प्लान है कि हमें सभी जो अलग-अलग सेक्टरों के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष चल रहा है, जो संगठन संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको एक मंच में ला करके सबके साथ संघर्ष को आगे बढ़ावा देना चाहिए, एक दूसरे के संघर्ष का समर्थन करना चाहिए, एक दूसरे की समस्याओं और संघर्षों की जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए।
जो पब्लिक और प्राइवेट अस्पतालों, जो पीएचसीज हैं, जो आशा और आंगनवाड़ी कर्मचारियां हैं, जो नेशनल हेल्थ मिशन वाले डॉक्टर्स नर्स हैं, इन सब हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के साथ मिलकर हमें काम करना होगा। हमें जो जनता है, मजदूर है, किसान है, मेहनतकश लोग हैं, महिला, नौजवान, उन सब के साथ, यानी जो स्वास्थ्य सेवा के प्राप्त करने वाले हैं, जो स्वास्थ्य सेवा के अभाव के पीड़ित हैं, जब सारे संघर्षरत लोग निजीकरण के खिलाफ, सारे डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी और सारी आम जनता इस निजीकरण के आंदोलन में एक साथ आएंगे, तब हम जाके इसको रोक सकते हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने ज्ञान के 2 दिवसीय सम्मेलन में आए लोगों की बातों को सुना। एक बात तो समझनी है, हमारे देश में या दुनिया में कोई देश, कोई सिस्टम मजबूत होना है तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। और ये एक इंसान का मौलिक और बुनियादी अधिकार है, जिसे किसी भी सूरत पर नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इन दोनों बुनियादी अधिकारों का आज प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, यानी बाजारीकरण, यानी मुनाफे का सौदा बनाया जा रहा है। एक तरफ सरकार दावा करती है हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। सोचना यही है, क्या ये 80 करोड़ लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर इलाज करा सकते हैं? सोचना ये है कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर अपना हेल्थ को सुरक्षित रख पाएंगे? तो दोस्तों, इससे क्या नज़र आता है, इससे क्या हमें दिखता है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो लोगों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करता, इसीलिए वो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।